नमस्कार। हम आपको नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती अनिल यादव के संग्रह से एक कहानी सुनाते हैं। आप कहानी सुनने के बाद खुद को संग्रह पढ़ने से रोक नहीं पाएंगे। कहानी का शीर्षक है उस दुनिया को जाती सड़क। लेखक अनिल यादव। मेरे नाना के गांव को छूकर जाती वह प्रौढ़ सांवली सड़क तब उतनी ही छोटी थी जितना मैं। हम दोनों समौरियां हैं। यह एक लुप्त हो चुकी दुनिया के गर्भ में झिलमिलाते उन दिनों की बात है। उन दिनों में जब घास की महक को सूंघ सकता था और हैंडपंप के हैंडल के स्वाद को चख सकता था। अब मैं इन दोनों चीज़ों को सिर्फ देख पाता हूँ। अब घास एक वनस्पति है और हैंडपंप एक मशीन है। तब ऐसा नहीं था। बचपन में चीज़ों को उनकी ताजगी के साथ महसूस करने की जो क्षमता होती थी वह बाद में दिनों में कहाँ चली जाती है। शायद दुनिया के तय किए हुए तरीकों से जीने लायक जीव बनने का कठिन प्रशिक्षण उसे खा जाता है। काश वह क्षमता बची रहती जो उससे भी जितने चाहो उतने पैसे क्या नहीं बनाए जा सकते थे। मसलन लोहे के स्वाद का ही स्टील की क्वालिटी से जरूर कोई न कोई रिश्ता होता होगा। दुनिया की सारी चीज़ों में एक पैटर्न होता है और उस पैटर्न को कोई ज़रूरी नहीं कि कुछ लोगों की मुट्ठी में कैद किसी खास तकनीक के जरिए ही जाना जाए। उसे संवेदना, झक, खिलवाड़ या कैसे भी पाया जा सकता है। अगर वह क्षमता बची रही तो मशीनरी के भारी भरकम ताम झाम की बजाय कोई सीधा सा आदमी बच्चे की सरलता से कई 100 मीटर लंबी कुंडलाकार लोहे की छड़ के एक सिरे को मुंह में चुभलाता और झट से बता देता कि इससे पुल बन सकता है या फिर इससे। अब यही देखिए कि लोहे की मजबूती के बारे में इतने दानवाकार मिथ मेरे दिमाग में भर दिए गए हैं कि उसके कमतर इस्तेमाल के बारे में मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ। यह भी उसी अस्तित्व के लिए पैसा कमाने के लिए मुझे दिए गए यातनादायक प्रशिक्षण का ही नतीजा है। खैर, यह कोई दार्शनिक झमेला नहीं है। तकनीक, सूचना, संजाल और भूमंडलीकरण के अतिसार के मारे दौर से त्रस्त होने के कारण उपजी मेरी यह रूमानी बहक भी हो सकती है। बहक या विचलन ही सारे दर्शनों का परम दार्शनिक आधार है। तब मैं बच्चा था और दुनिया के लिए जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि दुनिया अपने आप मुझ तक सम्मोहित चली आती थी और अपने सबसे गोपन भेद खोल देती थी। और उसी समय मेरे नाना के गांव के बाहर वह शिशु सड़क बन रही थी जो अब प्रौढ़ होकर सांवली हो गई है। तब उस पर नाना के पेटे से लाए गए करोड़ों आकार प्रकार के कंकड़ बिछ रहे थे। चमड़े के भारी बूटे पहने, गुड़ जैसी सोधी गंध वाला अलकतरा उबालने वाले मजदूर कहीं बहुत दूर अभी रास्ते में ही थे। उस सड़क पर कभी कभार कोई जीप या बस गुजरती तो हाथी की तरह झूमती थी और हम दल बांध कर गाते थे, हथिया हथंग तोरे माई के चुचंग। शायद यह हाथी के आकार से उपजा विस्मय हो। मानो हम पूछते हों कि हाथी, तुम्हारी माँ के स्तन कितने बड़े हैं और उनमें कितना दूध होगा जिसे पीकर तुम इतने विशाल और मतवाले हो गए हो। लेकिन तब यह भी हमें कहाँ पता था। शायद हम बारातों में देखे हाथियों की स्मृति में यह गीत गाते थे और नाहक बीच में हथनी के स्तनों को ले आते थे, जबकि उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं था। बचपन ऐसा ही तर्कातीत होता है,
लेकिन उसके मूतने की धार सारे दुनियावी तर्कों को गलाती हुई अपनी चरपरी गंध के साथ अवचेतन में समा जाती है और जिंदगी भर वहीं बनी रहती है। हम रोज सुबह आंख खुलते सड़क की तरफ भागते, शायद ट्रकों और जेबीसी मशीनों से गिरते कंकड़ों की आवाज़ सुनने के लिए। मोहक सुर में ट्रकों से पत्थरों का झरना गिरता था, खड़ खरड़ खड़। शायद उसमें लोरी या प्रभाती जैसा कुछ होता होगा। उसे सुनते हुए हम सो भी जाते थे और उत्तेजना से उछलने भी लगते थे। बड़ी देर तक हम कंकड़ों को उलटते पुलटते पटकते सहलाते रहते। हमारी कल्पनाएं हमारे हाथों के माध्यम से बिल्कुल अपने लायक पत्थर तलाशती थीं। इसीलिए इतना समय लगता होगा। कभी कभी तो पूरा दिन बीत जाता था और कोई पत्थर ही नहीं मिलता। जब मिल जाता तो उसे चुमकार कर हम रस्सी या डोरी से बांधते और अपने अपने सफ़र पर निकल पड़ते। किसी का ऊंट है जिस पर लदा गुड़ बेचने मंडी जा रहे हैं, किसी की कार है जिसका तेल खत्म हो जाता तो उसे कई बार पटका जाता और वह चलने लगती। किसी की मदमस्त गरम भैंस है जिसके लिए ऐसी निर्दोष टिटकारियां मारी जाती जो जंगली अरना भैंसों के भी भीतर पालतू होकर घर बार बसा लेने की दुर्निवार लालसा पैदा कर पाने में समर्थ थी। मेरी रस्सी में अक्सर एक गाय बंधी होती जिसे मैं हमेशा अपनी मौसी के घर पहुंचाने जा रहा होता था। मौसी जिनको टीबी थी, जिनका सिर्फ कंकाल बचा था और जिनकी आंखें बहुत सुंदर थीं। उनकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अक्सर माँ को कहते सुनता था कि अगर एक गाय होती तो वह उसका दूध पीती और बच जाती। मैं मौसी को अक्सर बस थोड़ी ही दूर मुस्कुराते हुए चुड़ैल की तरह पीछे की तरफ चलते देखता था। वह पीछे की तरफ चलती जाती और मैं अपनी सबसे प्यारी गाय को उनके लिए घर की तरफ बढ़ता जाता और शाम हो जाती। अंधेरा होते ही गाय बेडौल कंकड़ में बदल जाती। पेट्रोमैक्स की रोशनी में भुतहे लोडर और मशीनें हाहाकार करने लगते। सिर के ऊपर से गुजरते पक्षियों के पंखों की सरसराहट मुझे किसी जादूगरनी के मंत्र की तरह लगती और हम बिना किसी बुलाए खुद को दिलासा देने के लिए शोर मचाते हुए अपने घरों की तरफ भाग चलते। कभी इससे पहले कि मौसी आ जाती और मेरी गाय की रस्सी को पकड़ लेती और मैं उनके आगे आगे कूदता चलता, तब वह पत्थर फिर अचानक गाय में बदल जाता, जिसे मैं मौसी को देर देकर निश्चिंत हो जाता था। मौसी कोई 18 साल की होंगी, माँ से बहुत छोटी थीं। वे अक्सर मेरी किताबें पढ़ती, हमसे अंताक्षरी खेलती और मौसा जी की नकल उतारती थीं। जिन दिनों वे हमारे घर आई होती तो कहानी सुनाती, वही कहानी जिसमें एक राजा रानी के सतीत्व की परीक्षा के लिए कितनी ही परीक्षाएं लेता है और अंत में रानी को एक गड्ढे में गड़वा कर सिर पर दही गुड़ डालकर कुत्तों के खा जाने के लिए छोड़ देता है। रानी बेला बन जन्मती और रातों में बिरह के गीत गाती है। मुझे इस गीत से बेहद डर लगता है और मैं घुघुआ मन्ना की जिद करने लगता। लेटी हुई मौसी मुझे अपने घुटनों पर बिठाकर झुलाती हुई हाफती महीन आवाज में गाने लगती। घुघुआ मन्ना उपजे धना, मेरे बउआ के एगो जूता बनो, वही जूता में गजमोती लगो, ए बुढ़िया मौगी बासन कुसन ओरिया के रखियन, बउआ ओवै छौ फोरे ले लल्ला लल्ला। वे मुझे एक तरफ लिटाकर सोने से पहले देर तक हाँफती, फिर मुझे दूसरी चारपाई पर लिटाकर देर रात तक खांसती रहती। घुटी हुई विनम्र आत्मघाती खांसी जिसे सुनकर और
किसी की नींद में खलल ना पड़े। मैं उन्हें धोखा देकर खुश होता और अंधेरे में नींद, सपने और जागने के बीच उनका खांसना सुनता रहता था। उस सड़क से दुनिया में हमारे अस्तित्व का गहरा नाता था। वह हमें दुनियादार बनाने ही आई थी। मैं उस स्कूल जाते हुए सहज ही जान गया कि वह कितने किलोमीटर लंबी है, कहाँ से कहाँ को जाती है, उसे बनवाने वाला ठेकेदार कौन है, अपनी राजदूत मोटरसाइकिल पर बैठकर वह दिन में कितने बंडल बीड़ी पीता है, वह सड़क पर काम करने वाली मजदूरों के साथ चिबोइल की कोठरी अरहर के खेतों में क्या करता है, और उस सड़क से गुजरने वाली बसों के नंबर क्या हैं। जिसे जितनी बसों के नंबर याद, वह उतना ही होशियार माने जाने लगा। और तभी लोडरों से झरता पत्थरों का संगीत सुनाई देना बंद हो गया। गाय की आगवानी में चुड़ैल की तरह पीछे की तरफ चलती मौसी भी लुप्त हो गई। मौसी एक दिन अपनी 3 साल की बिटिया के साथ हमारे घर हमेशा के लिए चली आईं। वे एक झिलंग पलंग पर न जाने कहाँ ताकती हुई पड़ी रहती थी। उनके एक्सरे की प्लेटें मेरे और बहन के खेलने का सामान बन गईं। हम उनके इस पार से अकेले में चंद्रमा को ताकते और फुसफुसा कर कहते कि उसे भी टीबी हो गई है। प्लेट अदल बदल कर उसमें से एक दूसरे को देर तक निहारते, उनके गलते फेफड़ों के बीच झिलमिलाते पिंजर को अपने सीने पर चिपका कर दौड़ते, ऐलान करते कि हम भूत बन गए हैं। मौसी मेरी किताब को घंटों पढ़ती, फिर थके स्वर में बुलाती, बउआ एक गिलास पानी। मैं हुलसता, लेकिन उनके स्वर में झरती हताशा में लटपटा कर बहरा पड़ता। मैं दौड़कर पानी लाता और देर तक उनकी चारपाई के पास खड़ा रहता कि वे फिर पानी मांगे, और इस बार शायद उनकी आवाज़ में वह खालीपन ना हो। लेकिन वे आंखें खोलती ही नहीं थीं और सो जाती थीं। शायद मुझसे बचने के लिए बहाना करती थीं। मैं जानता था कि मौसा जी ने दूसरी शादी कर ली है और उनका अब उस घर में रहना असंभव हो गया है। गांव में लोग उन्हें मेरे पिताजी की दूसरी पत्नी कहते थे। स्कूल में पूरे दिन मैं इसी उलझन में रहा कि अगर वे मौसा जी की पत्नी हैं तो मेरे पिताजी की पत्नी कैसे हो सकती थी। घर लौटकर मैंने उन्हें एक गिलास पानी दिया और बड़ी देर तक पलंग के सिरहाने खड़ा रहा। उन्होंने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा तो मैंने पूछ लिया, मौसी तुम पिताजी की पत्नी हो? मौसी के चेहरे की झुर्रियाँ कांपी और अचानक वे खिल गईं। आंखें चमकाते हुए बोलीं, पूछना उनसे मेरे दूल्हा बनेंगे? हुक्के जैसा तो मुंह है उनका। मैंने आखिरी बार यह तय किया कि पिताजी से जरूर पूछूंगा, लेकिन यह नहीं कहूँगा कि उनका मुंह हुक्के जैसा है। मैंने यह भी सोच लिया था कि दोनों की शादी करा दूंगा। तब आए दिन माँ भी तो मेरी शादी कराती रहती थी और एक अल्हड़ लड़की का गीत गाती थी जो अपनी सास ननद के त्रास से दुखी होकर अपने छोटे से पति को लेकर भाग जाती है और उसे खिला पिलाकर पहलवान बनाने के सपने देखा करती है। मैं हुलसकर मौसी के पेट पर लेट गया। उन्होंने मेरी हिंदी की किताब, जिसे वे कई दिनों से पढ़ रही थी, एक तरफ रख दिया और मुझे घुटनों पर झुलाने लगी। घुघुआ मना उपजे घना, घुघुआ मना उपजे धना, मोरे बउआ के एगो जूता बनो। फिर बउआ उबैछो कहते हुए हाहाकार कराह कर वे शांत हो गई। मुझे बहुत दिन बाद पता चला कि मुझे झुलाने के बीच में ही वे मर चुकी थीं। मुझे पक्का यकीन है वे मरने के बाद भी मुझे झुला रही थीं। वही मौसी
जो चुड़ैल की तरह हमेशा पीछे की तरफ चलती थी। मेरी बहन और मैं अब कुछ ज़्यादा ही बड़े हो चुके हैं और नाना का वह गांव अतीत में लुप्त हो चुके किसी ग्रह के अवशेष सा लगता है। हमारा परिवार है, बच्चे हैं और बेशुमार उलझने हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि हम पता नहीं क्या करते रहते हैं कि एक दूसरे को ईमेल करने या फ़ोन पर बात करने का भी समय नहीं मिल पाता। हम दोनों के पास क्या इन दिनों किसी के भी पास समय नहीं है। यूं ही कभी कभी मौसी की बहुत याद आती है और अपनी गाय लेकर उनके घर जाने का मन करता है। धन्यवाद।